नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तरंग 7 में। तरंग 7 और 8 जो राज तरंगनी के हैं वह थोड़े बहुत ही लंबे हैं, क्योंकि कल्हड़ा जो है इसी सामयिक काल के आसपास में उनका जन्म होता है और वह बड़े भी हो जाते हैं। करीबन 12वीं शताब्दी में उनका जन्म होता है और हम 11वीं शताब्दी में हैं, तो इसलिए कल्हड़ ने इसकी विस्तृत जानकारी राज तरंगनी में दी है। आते हैं हम तरंग 7 पर। हमने तरंग 6 के अंत में देखा कि दिद्दा समग्राम राजा को राजकुमार नियुक्त करती है और 1003 में जब उनका देहांत हो जाता है तो वह समग्राम राजा बन जाते हैं। और उनके राजा बनते ही बहुत सारे लोग जो होते हैं राजा के इर्द गिर्द जो होते हैं, उनको ये ज्ञात होता है कि अब तुंगा का विनाश भी होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मरने से पहले दिद्दा ने दोनों से वचन लिया होता है, मतलब तुंगा से भी और समग्राम राजा से भी, कि वह एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे, और वैसा ही होता है। लेकिन समग्राम राजा के मन में तो होता है, तुंगा उसका बखूबी जवाब भी देते हैं और हर चुनौती को वह क्रश करते हैं या उनका विनाश करते हैं, कुचल देते हैं। और इस तरह समग्राम राजा विवशता पूर्वक तुंगा को अपने यहाँ एक अहम पद देते हैं और दोनों का राज्य शासन समांतर रूप से चलता है। और ये समग्राम राजा के लिए हमेशा एक पीड़ा ही होती है। समग्राम राजा फिर शासन की सारी जिम्मेदारियां तुंगा को सौंप देते हैं, और इसी दरमियान एक देवस्थल जो कि दिद्दा का होता है, उसमें जो अधिकारी होते हैं उनकी पुत्री लोथिका होती है, और वह जो अधिकारी होते हैं वह बड़े दन्ना सेठ होते हैं। शायद उसी लोभ में जो राजन समग्रामा थे वह उनसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और लोथिका जो है वह रानी बन जाती है। इधर ब्राह्मण सलाहकार और मंत्री परिहासपुरा में एक विशाल सभागृह का आयोजन करते हैं, जिसमें कुछ ब्राह्मण अनशन पर भी चले जाते हैं और उनकी मांग होती है कि तुंगा को अपने पद से बर्खास्त किया जाए। जब ये राजन के कानों तक आ जाती है बात, वह तुंगा को अपने विश्वास में लेते हैं और तुंगा राज़ी भी हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन ब्राह्मणों का विकल्प सिर्फ तुंगा ही नहीं था, या उनका इरादा सिर्फ तुंगा ही नहीं था, वह कुछ और भी चाहते थे। जैसे ही इसका ज्ञात राजन को होता है, तुंगा एक शक्तिशाली विद्रोह करा देते हैं उनके खिलाफ, और उस विद्रोह को भी वह कुचल डालते हैं। इस कारण से तुंगा का बल और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ जाते हैं। अब इसी बीच तुर्क आक्रांता भी दावे अपने कर रहे होते हैं कई क्षेत्रों पर, भारत के कई क्षेत्रों पर उन्होंने अपना विजय परचम भी लहराया होता है। कई राजाओं को उन्होंने पराजय भी चखाई थी, तो वह अपनी सीमावर्ती क्षेत्रों में तुंगा को सेना सहित भेजते हैं। वहाँ पे तुंगा अपनी मनमानी करके वह थोड़ा हार के कगार पर ही होते हैं, तो शाही सेना उनका साथ देती है। वह भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है, तो उसी में है एक व्यक्ति जो अपनी टुकड़ी के साथ में होता है, जिसका नाम त्रिलोचन पाला होता है। वह बहुत ही शौर्य और बहादुरी का संदर्भ देते हुए वह तुर्कों से लोहा लेते हैं, और तुर्क उसको याद रखते हैं, लेकिन तुर्कों को वो हरा नहीं पाते हैं। इधर जो तुंगा है वह कश्मीर वापस लौटते हैं, हार का मुंह देखकर, पराजय का मुंह देखकर। लेकिन राजन उनसे क्रोधित नहीं होते हैं, वह चुपचाप उनको उनकी जगह दे देते हैं। और जो तुंगा के बेटे होते हैं वह भी बड़े आशावादी होते हैं शासन के प्रति, उनको भी राज्य शासन चाहिए था, और वह बड़े वेल्दी भी होते हैं,
पैसा भी उनके पास, मुद्रा भी काफ़ी होती है। तुंगा के साथ में वह एक अपनी एक वैभव और अपना एक मंडली बनाते हैं, और ये राजा के लिए हमेशा पीड़ा का पल था। वहीं पे एक मंत्री ज्ञानदेवा, जब वह महारानी दिद्धा का अंत्येष्टियों का विसर्जन गंगा जी में करके वापस लौटते हैं, वह राजा के कान भर देते हैं तुंगा के खिलाफ, और तुंगा को यही चाहिए था। तुंगा को नहीं, राजा समग्रामा को यही चाहिए था तुंगा के खिलाफ। तो वह उनको सलाह देते हैं कि जब बाप बेटे दोनों अकेले में हो तो हमारी दृष्टि में आ जाए तो उनका वध निश्चित होना चाहिए। तो ऐसा एक समय काल आता है और ये दावा उन पे करते हैं, और दोनों बाप बेटे मौत के बलि चढ़ जाते हैं। बस एक मराठा मंत्री उनके बचाव में आते हैं। वे तलवारों का वार सहन करते हैं, पर तुंगा व उनके पुत्र को बचा नहीं पाते हैं, और इस प्रकार तुंगा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तुंगा ने अपने विनाश की लेखनी खुद ही लिखी थी, क्योंकि वह अपने नीचे एक अधिकारी जो थे उनको हटाकर भद्रेश्वरा को वह नियुक्त करते हैं। वह कायस्थ समाज के होते हैं, और वह बड़े ही चतुर और बड़े ही कुटिल होते हैं, और वहीं से विनाश की गाथा आरंभ होती है। और जैसे ही यहाँ पे तुंगा मृत्यु को प्राप्त होते हैं, समग्राम राजा भद्रेश्वरा को राजकोष अधिकारी नियुक्त करते हैं। तुंगा के मृत्यु में तुंगा के भ्राता नागा का भी हाथ होता है। नागा और तुंगा के परिवार से ही एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम इंदारपा सिम्हा होता है, और उनकी पत्नी शेमा होती है। वह भी राज परिवार के निकट आते हैं, लेकिन शेमा जो है वह चरित्र से थोड़ी कमज़ोर होती है। बस दोस्तों, यहीं से कश्मीर में एक छल कपट, विद्रोह, विश्वासघात, फरेब का माहौल पैदा होता है, और इसी में एक परिवार में ही और राज्य में ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, और यहाँ पे राज परिवार पूरा भोग विलासता, सत्री भोग और सहभोग में ही विलीन होता है। तो जानते हैं आगे की गाथा। भद्रेश्वरा को नियुक्त करने के बाद राजन खुद भोग विलासता में चले जाते हैं। सीमा भी आ गई होती है, और हालांकि रानी लोथिका और भद्रेश्वरा अपने देवस्थल तो निर्माण करते हैं, लेकिन राजा समग्रामा एक पानी का प्याऊ तक नहीं निर्माण कर पाते हैं, या सोत्र तक निर्माण नहीं कर पाते हैं। ये समग्रामा की कहानी थी। श्रीलेखा अपने पति राजा के भोग के अभाव के कारण वह दूसरे पुरुषों से संबंध बनाती है, और ये जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि भोग विलासता चरम सीमा पे होती है, और स्त्री भोग एक आम सी बात हो गई थी। श्रीलेखा राजमहल में ही त्रिभुवना के करीब आती है, और फिर वह एक कोष अधिकारी जयकारा के करीब भी आती है, सिर्फ लोभ के लिए। फिर सन 1028 में समग्रामा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनके मृत्यु के बाद फिर हरि राजा उनके पुत्र श्रीलेखा के पुत्र को राजन नियुक्त करते हैं। जैसे ही वे राजन नियुक्त होते हैं, कश्मीर में जैसे बहार आती है, और वापस वही अच्छा शासन और अच्छी रणनीति और राजनीति वापस प्रारंभ होती है, और खुशहाली चारों ओर होती है। कहते हैं व्यापारी वर्ग अपने दुकानों में ताला तक नहीं लगाते थे, और द्वार भी खुला छोड़ते थे, क्योंकि चोरी चकारी एकदम बंद हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों के भीतर ही सारे चोरों चक्कों को गिरफ्तार या मरवा दिया था। लेकिन यही अच्छाई राजा हरि राजा की दुश्मन भी बन जाती है।
श्रीलेखा, श्रीलेखा को वह रास्ते का कांटा दिखते हैं दोस्तों, क्योंकि वह अच्छाइयों से भरपूर होते हैं और यहाँ ये भोग विलासता में डूबी होती है। तो वह अपना कार्य उनके समक्ष या उनके समक्ष न होने के कारण भी नहीं कर पाती है, तो वह उनको दूसरे तरीके से रास्ते से ही हटा देती है। और फिर वह 22 केवल मात्र 22 दिन के शासन के बाद, अच्छे शासन के बाद, जब उनको मृत्यु को भेंट चढ़ा देते हैं, तो उनके छोटे भ्राता अनंत देवा अनंता को राजा नियुक्त करते हैं। 1028 में ही 2 राजा आते हैं, हरि राजा और अनंत देवा। अनंत राजा भी ठीक ठाक ही होते हैं पहले पहले। देवा का शासन जैसे ही चलने लगता है, उसी समय काल में एक व्यापारी पद्म राजा का आगमन होता है और वह तांबुला लीफ मतलब बीटल लीफ या पान के पत्तों का व्यापारी होता है। कश्मीर में भी पान उगता था, तो वह वहाँ से पान के पत्तियाँ लेकर उनका कारोबार किया करते थे। और वह मैदानी क्षेत्र से आते थे और वह तब के मालवा के महान राजा राजा भोज के संपर्क में भी थे और वह उनको एक पानी के सोत्र के बारे में बताते हैं जो कि कपटेश्वरा में है। तो राजा भोज उसको समझने के लिए बड़े ही उत्साहित होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो पानी है कपटेश्वरा का, ये ग्राम जो कपटेश्वरा पड़ता है, ये कुठार इलाके में पड़ता है, जो कि अच्छा बल के पास में ही है। भोज सोने की मुद्राओं से भर भर के जितने भी ट्रंक लोड्स ऑफ गोल्ड कहते हैं उस वक्त, वह वहाँ भेजते हैं राजा अनंत देवा के पास में, ताकि वहाँ का जल उनको भी प्राप्त हो जाए। क्योंकि कहते हैं उस जल में जो नहा लेता था या उस जल का जो ग्रहण कर लेता था, वह सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त करता था। तो भगवान शिव का आशीर्वाद अभी भी उस सरोवर में है। और ये ग्राम कपटेश्वरा कहाँ है? ये अच्छा बल से मात्र 5-5.5 किलोमीटर दूर आज के ग्राम नौगाम, जो कि अच्छा बल के पास में ही पड़ता है, उसके निकट ही कपटेश्वरा पड़ता है। आज भी वहाँ पे बोलते हैं कि स्टोन बेसिन पे वो पॉन्ड बना है, मतलब वो सरोवर जो है पत्थर के सरफेस पे है वो, और जो बैंक्स बने हैं, जो तटीय क्षेत्र है उस इसके सरोवर के, वह पत्थरों से के द्वारा निर्माण किए गए हैं और उसका सारा खर्चा राजा भोज ने उठाया है। और हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए, राजा भोज ने अपने समय काल में ही भोपाल में ही भोजपुर झील का निर्माण करवाया था। वह एक कौशल्य या इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का प्रतीक अभी भी माना जाता है। और राजा भोज ने ही कपटेश्वरा मतलब कि अच्छा बल के समीप उस झील का निर्माण किया था। और आज भी वहाँ के आसपास के गांव के लोग, अब तो विस्थापन के बाद बहुत ही कम लोग जाते हैं, विस्थापन 90 से पूर्व, विस्थापन से पहले मेरा पैतृक गांव भी वहीं है थे, या उस सरोवर में जाया करते थे अक्षय तृतीया के दिन। तो आने वाला है अक्षय तृतीया, तो अभी भी आस्था बनी हुई है। तो पद्मा राजा जो थे वह एक ज़रिया बने राजा भोज और कश्मीर के बीच। और यहाँ से जल बोलते हैं, जब तक राजा भोज थे उनको वह जल प्राप्त हुआ और उसी से वह अपनी दिनचर्या आरंभ करते थे। उनकी आस्था बहुत गहरी थी भगवान शिव में भी और उस सरोवर में भी। और वहाँ कपटेश्वरा में जो पत्थर का निर्माण हुआ है वह राजा भोज द्वारा किया गया है। फिर भी भाग्यशाली है दोस्तों कि राजा भोज के पद चिन्ह कपटेश्वरा तक आ गए थे। राजा भोज बहुत ही एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे। तो कश्मीर का जो ये सुशासन था ये ज़्यादा देर चला नहीं।
और पद्म राजा भी धीरे धीरे ओझल होते गए। और कश्मीर का क्या हाल हुआ ये हम आगे जानेंगे। और आगे मैं बहुत जल्द दूसरा एपिसोड भी करने वाला हूँ, क्योंकि नववर्ष से पूर्व मैं चाहता हूँ कि राजतरंगिणी का 7वां अध्याय तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन नववर्ष पे मैं एक पॉलिटिकल कमेंटेटर मतलब के या एनालिस्ट यानी कि राजनैतिक विश्लेषक के रूप में भी आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। चुनाव भी हमारे आसपास में ही है, तो देखिएगा और सुनिएगा कश्मीर इतिहास। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, सुनिएगा ज़रूर। नमस्कार।